guys, hi, this is Alisha Priya and I am second year diploma student. आज मैं आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री की चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो देखिए, जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है वो है, इसमें इतने सारे इक्वेशंस पढ़ने होंगे, हमें इतने सारे फॉर्मूला याद करना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी भी किसी चीज़ को पहाड़ समझिएगा तो वो आपको हमेशा पहाड़ ही लगेगा, कभी भी वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उससे डरते हैं कि वो पहाड़ है और वो बहुत भारी है, वो मुझसे नहीं होगा, ऐसा आप डरते हैं और आप समझ लेते कि नहीं वो मेरी कमज़ोरी है और मैं उस कमज़ोरी को दूर नहीं कर सकता, उस कमज़ोरी के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, तब आप हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, उस कमज़ोरी को ख़त्म करना है। अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट भारी लगता है, हम उसके सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उस सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है और उस सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा अच्छा करना है कि नहीं, एकदम कंप्लीट करना ही करना है। किसी कब तक आके वो मेरे से भागेगा, तो देखना एक ना एक दिन ज़रूर वो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से उसके भी जानकार बन जाओगे, समझे। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो की, हमारे फर्स्ट क्लास की, जो कि हमारे केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री का 10th का सिलेबस मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें देखिए यहाँ 6 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सेकेंड चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, फिर है धातु एवं अधातु, कार्बन तथा इसके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, फिर छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये छठा देखिए बहुत ही इजी है, हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोग इसके बारे में लगभग बहुत बहुत पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई बाढ़ क्या होती है, सुखाड़ क्या होती है, ऐसे वैसे प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं, हार्श हो रहा है प्राकृतिक संसाधन का, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। बट बस इतना है कि इसमें कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, हल्का सा, बाकी सब तो पहले की टॉपिक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, ये आराम से आप खुद से कर सकते हैं। बस आराम से थोड़ा पढ़िए, समझिए एकदम इजी वे में, एक चैप्टर तो आपको यूं क्लियर हो जाएगा। बचे ये 5 चैप्टर, 5 चैप्टर में से देखिए ये सारे चैप्टर भी बहुत ईजी हैं। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सो ये गौर कीजिएगा। फिर देखिए, इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बट सबसे ज्यादा इससे आते हैं। फिर ये है कार्बन तथा इसके यौगिक, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ हमारे जितने भी तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उसमें से कितने धातु है, कितने अधातु है, कौन कौन से मतलब तत्व किन किन भागों में बांटा गया है। फिर ये देखिए, ये है अम्ल भस्म तथा लवण, इसमें हम लोग अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में जानेंगे। फिर इसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वगैरह के बारे में जानेंगे, जो कि अभी मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में भी आप लोगों ने देखा होगा, दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना इत्यादि, ये सारी चीजें जो होती है हमारे दैनिक जीवन में, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ही है ना, इसको वापस चेंज कर सकते हैं हम लोग, पहले की अवस्था में नहीं ना, दूध से दही से वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक है, दूध से दही बनता है केवल, लोहे में जंग लग जाता वापस उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके के परिवर्तन को जो कि हम लोग वापस चेंज नहीं कर सकते, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब भी कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य यानी किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ को निर्मित करता है, किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है या फिर उसका निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे कि क्या कह सकते हैं, दूध से दही का जमना। फिर कह सकते हैं एग्जांपल में हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, जल का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग चीज है, क्लोरीन अलग चीज है, सॉरी हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, जल बना, ठीक है, H2O बना।
तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि एक या यहाँ के क्या हुआ, दो अलग अलग पदार्थ है जो कि आपस में मिलके क्या बने, एक अलग नया पदार्थ बने, तो इसको हम लोग क्या, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं H2 प्लस Cl2। यहाँ पर H2 और Cl2 अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, HCl बना, तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बना वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। ठीक है, अब देखिए ये भी जस्ट सेम उसी का एग्जाम्पल है, जब CaCO3 को अभिकारक है और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया प्रतिफल। अब नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, कि रासायनिक अभिक्रिया की आखिर किस तरीके से काम करता है। सो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। क्या करते हैं, जब भी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो सबसे पहले उसके जो भी अभिकारक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये जो अभिकारक है इसके अणु है, हाइड्रोजन के अणु 2 परमाणु इसमें है, इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और उनसे मिलकर क्लोरीन का अणु बन गया। सो इनके जो अणु है वो टूट जाते हैं और अलग परमाणु में टूट जाएंगे। ठीक है, और इनके जितने भी परमाणु है वापस से फिर संगठित होंगे, पुनर्संगठित, और पुनर्संगठित होने के बाद नया बनेगा पदार्थ HCl, यानी कि वापस से उसका पुनर्संगठन होगा, वापस से नया अणु बनेगा परमाणु में टूटने के बाद। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद HCl मिलता है, तो उसी के बारे में मैंने यहाँ बताया। फिर देखिए, इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूट जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल का अणु निर्माण होता है। इसके बारे में मैंने आपको किसी एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या, गैसों की उत्पत्ति। इसमें से कुछ मुख्य विशेषताएं जो मैं आपको बता रही हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं। गैसों की उत्पत्ति सबसे पहला है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ ना, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाँ गैस की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो फिर ये नेक्स्ट है अवक्षेप का बनना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो हम लोग अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं नीचे पेंदी में, तो नीचे में एक दही टाइप्स का एक अवक्षेप आपको मिलेगा, उसको वो अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। उसका एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, NaNO3, और साथ में सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है AgCl का, मतलब सिल्वर क्लोराइड का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हो गया अवक्षेप की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। फिर देखिए नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन। थर्ड है रंग में परिवर्तन। जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके रंग में परिवर्तन होता है किसी किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा करके नींबू अगर डालते हैं, नींबू का रस, तो उसमें उसका जो बैंगनी रंग होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके रंग में चेंजेस आता है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। ठीक है, इसमें जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं
तो इस विलेन का रंग जो होता है नारंगी से हरा हो जाता है। तो इसमें भी देखिए, जब भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया तो उसके फलस्वरूप उसके रंग में चेंजेस आने लगे, नारंगी से हरा हो गया ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलेन है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो उसका रंग में चेंज आया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रंग में परिवर्तन आना। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ है ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन कैसे आता है? तो जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऐसा होता है ना कि हाँ, कभी ताप की उत्पत्ति होती है तो कभी ताप चाहिए होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कली चूना। ठीक है, कली चूना हम लोग लेते हैं। कली चूना का जो होता है उसको हम लोग जब पानी में डालते हैं, यानी मतलब कली चूना में जब हम लोग पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, अचानक से एकदम उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अचानक से उसका ताप बढ़ने लगेगा एकदम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ताप की उत्पत्ति होना। यानी कि जल और कली चूना के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसमें ताप की उत्पत्ति हुई ना, क्योंकि उसका जो ताप है वो बढ़ने लगता है। तो और फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, इसको अभिक्रिया करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश जो होता है और सूर्य का जो ताप होता है उसके प्रेजेंस में उसमें अभिक्रिया होती है और तब उसके फलस्वरूप बनता है हमारा HCl। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो कंडीशन आपको दी है, एक तो ताप की वृद्धि हुई, दूसरा ताप हमें चाहिए, ताप का शोषण हो रहा है। ठीक है, ताप शोषित हो रहा है। फिर देखिए, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ताप में परिवर्तन होता है दो कंडीशन होते हैं, पहला ऊष्मा क्षेपी और दूसरा ऊष्मा शोषी। ठीक है, पहला ऊष्मा क्षेपी तब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है, ताप में वृद्धि होती है, तब हम उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, और उसी के विपरीत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में ताप की आवश्यकता होती है, ताप का उसमें शोषण होता है, ताप शोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, तब उसको उस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में आप डिफरेंस जान गए। ऊष्मा क्षेपी अर्थात ऊष्मा में वृद्धि और ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता, ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, इस दोनों का डिफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, डिफरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इजीली बता रही हूँ ताकि आपको ना क्वेश्चन आंसर बनाने में या फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवस्था में परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, हम लोग जब भी मोमबत्ती, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोमबत्ती के है। मोमबत्ती को जब हम लोग लेते हैं जलाते हैं तो मोमबत्ती जो होता है वो मोम उसका जो होता है वो पिघलने लगता है और पिघल के कुछ रूप उसका द्रव के रूप में पिघल जाता है और नीचे आ जाता है, और कुछ जो होता है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोमबत्ती होता है उसके अवस्था में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा हो गया 5 रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसको ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जब भी हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसको हम लोग वर्ड्स के थ्रू दर्शाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोग को मान लीजिए लिखना होता है कि जल का लिखना है कि जल कैसे बना, तो लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हुआ जो कि जल कहलाता है। तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड के संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखेंगे। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन का जो संकेत है वो क्या है? H2। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या है, इसमें हाइड्रोजन के साथ हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन का संकेत लिखें और यहाँ ऑक्सीजन का संकेत लिखें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, H2O। H2O हमारा प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पर भी H2O का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखे, मतलब उसकी सहायता से यहाँ दर्शाएं H2O को, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को उसके रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाएं। कैसे, इसके इनके जो तत्व है उनके उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस तरीके के रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए Fe+S, और इसमें हीट हम लोग प्रोवाइड किए और बना क्या, FeS, मतलब आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। ठीक है, Fe को आयरन भी बोलते हैं, फेरस भी बोलते हैं, साथ ही साथ लोहा भी बोलते हैं। फेरस इसका लैटिन नेम है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम है गाइस। ठीक है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभिकारक जो है उनके संकेतों और सूत्रों को हमने क्या लिखा, बाईं ओर लिखा, ये तीर चिन्ह के बाईं ओर। ठीक है, फिर देखिए अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ देखिए अभिकारकों के सूत्रों के बीच हमने धन चिन्ह लगाया है। नेक्स्ट, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए प्रतिफल को हमने दाईं ओर लिखा है। नेक्स्ट, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अभी देखिए प्रतिफल, यहाँ पर तो प्रतिफल एक्स्ट्रा नहीं है, मैं यहाँ चलती, देखिए यहाँ पर हमारा प्रतिफल था CaO + CO2। देखिए इनको भी हमने दाईं तरफ लिखा, साथ ही साथ यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया हमने प्रतिफल में, प्रतिफल के बीच। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह, यह देखिए तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। ठीक है, ये देखिए A+B यहाँ पर अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है जो कि प्रतिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और C+D प्रतिफल है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अभिकारक है और इन दोनों के बीच प्लस धन का चिन्ह है, और ये तीर चिन्ह है जो अभिकारक और प्रतिफल के बीच है, और ये देखिए ये प्रतिफल के बीच भी धन चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए अभिकारक बाईं ओर लिखा हुआ है तीर चिन्ह के, और प्रतिफल दाईं ओर लिखा हुआ है तीर चिन्ह। इस तरीके से हमारा इतना टॉपिक खत्म होता है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। और भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, या फिर मतलब सेकंड वीडियो में आप देखिएगा कि हाँ इसके चैप्टर में आगे मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।